तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम। तो इस चैनल पर सभी सॉल्व पेपर लगवाए जा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं। 2011 से 2023 तक के सभी पेपर। तो 6 to 8 सोशल साइंस की जो भी तैयारी कर रहा है, या फिर 1 पेपर हो या 2, तो पेडागोजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर क्लासेस वाइज लग रही, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, इंग्लिश नहीं, हिंदी पेडागोजी अलग अलग है, सोशल साइंस की अलग है। तो 6 to 8 सोशल साइंस का पेपर लगवाए, यानी पेपर 2 लगवाया जा रहा है। तो 2 के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। अगर पेपर 1 वाले भी इस पेडागोजी एवं हिंदी को लगाएंगे तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है ये, क्योंकि जब पेपर 2 का लगाओगे ना आप, तो 1 तो वैसे भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा उच्च लेवल का होता तो नीचे का तो वैसे ही निकल जाएगा, हाई होता है। तो इस प्रकार से पहला तो निकल ही जाएगा, सेकंड लगाओगे तो। और इस चैनल पर सभी प्रकार के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास जो नए आए हुए हैं। और शेयर भी कर दीजिए एक एक सभी को, और लाइक सभी कर दीजिएगा, सभी लाइक नहीं करते हैं। तो आज हम कौन सा कर रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग 1, यानी पहला पोर्शन करेंगे आज हम। तो फिर हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, टाइम लगाते हुए। कक्षा में आयत महत्वपूर्ण, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि समझ नहीं आए तो। ठीक है। कक्षा में आयतपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। राइट। फिर सॉरी दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पिछली क्लासेस होती हैं वो डाल दी जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको क्लासेस ले वहाँ कर सको पूरी। फिर है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता एवं आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में करने में सशक्त हों। तो ये भी राइट लग रहा, हमें पहला भी राइट लग रहा। और देखते हैं। फिर है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि मैंने अभी पिछली क्लासेस ली थी, उसमें था कि जो नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं ना, वो मैंने करवा दिए इस चैनल पर, जिससे आप क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी हो। तो देखो इसमें एक उपेक्षा वर्ड है, एक है कौन सा, मानक वर्ड। उपेक्षा वर्ड और मानक वर्ड, तो ये नेगेटिव हैं दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसको तो काट ही दो। चौथा हमारा कट चुका, क्योंकि प्रोत्साहन करने के लिए कहा है, ना कि नेगेटिव वर्ड में पॉजिटिव मांग रहे वो, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। फिर हमारा ये है परिचर्चा करना, प्रोत्साहन करना, ये पॉजिटिव है, तो हमारा तीसरा पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना और नामांकित करके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो योग्यता आधारित समूह, ये तो गलत आ गया, और वर्गीकरण मुख्य, तो हमारा ये नेगेटिव में चला गया। तो फर्स्ट पॉजिटिव है कि मनोभावों को बढ़ाना चाहिए और उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी पहला और तीसरा हमारा राइट है। तो हम उन टैग वर्डों के आधार पर ये बताना चाह रहे हैं आप सभी को कि उस टैग वर्डों से इतना लाभ मिल रहा है हमें, हम पता कर पा रहे हैं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और हम क्वेश्चन नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि नहीं बोला उन्होंने ये प्रोत्साहन करने के लिए, यानी पॉजिटिव वर्ड है ये। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैनल को देख लीजिए। और इस पर प्लेलिस्ट बना दी गई, तो उसमें है, ये क्लासेस बना दी है मैंने, तो आप सभी जाकर देख सकते हो उसको। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला और तीसरा, यानी सी सही है हमारा। फिर है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अब ये क्या मांग रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये तो पॉजिटिव है। फिर कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी पॉजिटिव है। और ये बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को, उनकी सम्मुख चुनौतियों को समझना, ये भी पॉजिटिव है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाना, ये नेगेटिव में आ गया,
कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, ये नेगेटिव में आ गया। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फोर्थ हमारा गलत है। तो इस प्रकार से इसलिए आप सभी वो क्लासेस जरूर लें, जरूर पहले जाकर वो क्लासेस ले लें जो नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की डली है। अलग से लिखा है नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो अब वो क्लासेस जाकर आप सभी जरूर ले लें, क्योंकि उससे बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्लासेस। फिर बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था क्या है। तो देखते हैं बच्चों के अधिगम में कौन है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं संवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये तो गलत है। की भूमिका नगण्य है, ये गलत है। का कोई प्रभाव नहीं है, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, राइट। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जरूर है एक महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों में। फिर कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसी वातावरण के। तो देखते हैं कौन आ रहा है इसमें। भयावह सुसाध्य प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण, राइट यही हो रहा है। इससे ना भयावक ना प्रतिस्पर्धित तो हो ही नहीं रहा है ना भयावक। तो राइट है हमारा कौन सा, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की, राइट। क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड हैं दोनों तीनों, तो हमारा यही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसने नेगेटिव वर्ड लगाए हैं ना पॉजिटिव, तो वो आराम से क्वेश्चन आंसर अच्छे से हल कर पा रहा होगा। पहले निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो बेकार देना जो बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, नहीं कार्य पूर्ण पर नहीं बल देते हैं, और ना कि प्रभावशाली पद्धति को कार्य देना। कार्य ये नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, पाठ उपलब्ध कराना, फिर विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा नहीं है सही। तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। तो अब बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव है, जबकि वो नेगेटिव ढूंढ रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। आप लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे। इसलिए बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव में आता है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी पॉजिटिव में आ रहा कि स्वयं कर रहे कुछ भी कार्य। फिर बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना, तो ये गलत में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते स्वयं। तो हमारा राइट यही है, गलत का भाई गलत, यानी तो राइट हमारा यही आंसर माना जाएगा। फिर है अधिगम एक वह और वह प्रक्रिया है। अब पता नहीं वह कौन है, तो देखते हैं। अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं। अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय नहीं। अधिगम जटिल और सक्रिय, राइट, ओ सरल और रेखीय। तो हमारा राइट आंसर है सी, कि अधिगम जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। तीसरा, फिर अपनी कक्षा में 8 पूर्ण अधिगमों को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए। समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना, अपेक्षित। देखो ये अनदेखा करना नेगेटिव है, टालना नेगेटिव है, अपेक्षित करना नेगेटिव है। तो हमारा राइट कौन सा आ जाएगा, कि समझना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो वैसे भी 3 गलत होगा तो एक तो सही होगा। फिर है एक वह कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की वह विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पता नहीं क्या है वह। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। सही दोस्तों, गला खराब हो रहा थोड़ा। एक प्रगतिशील कक्षा में, राइट, इसमें एक प्रगतिशील कक्षा आएगी,
ठीक है, जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होती है। कौन? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? 4th। फिर है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। क्या? बच्चों का विद्यालय में असफल होना काय का प्रतीक है? देखते हैं नीचे क्या आ रहा। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। क्यों निकाल देना चाहिए भाई? सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये गलत है। क्यों नहीं है? वास्तव मतलब उसका कुछ वो तो होना चाहिए मुख्य प्रारूप के, इसलिए नहीं है, तो गलत माना जाएगा। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है इनने कर दिया प्रारूप, ये तो गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। राइट, हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। हमारा राइट आंसर मिल गया। असफल होना यही कारण है इसका। ठीक है, फिर समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? देखते हैं समूह में एक दूसरे को पढ़ाने एवं सहायता करने से क्या प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम क्या प्राप्त होता है। बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है, बिल्कुल गलत। भंग हो जाता आ गया तो नेगेटिव में आ गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धा, गलत, ये नेगेटिव में आ गया। इसीलिए मैंने बोला रुकावट और विघ्न, यही तो नेगेटिव आ गया। इसीलिए मैंने बोला आप सभी से कि पॉजिटिव एवं नेगेटिव टैग बार जरूर 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 से लगाइए, क्योंकि उनसे आप आधे क्वेश्चन कर ले जाओगे हल। फिर बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो राइट हमारा आंसर मिल गया। और इसमें भ्रांति आ गया तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, तो यही नेगेटिव हो गया। तो राइट हमारा पहला ये। उसमें अब आप पूछोगे इसमें क्या पॉजिटिव आ गया कि तुम्हें पॉजिटिव लग रहा, तो इसमें चिंतन आ गया। आप देख लेना उसमें टैग वर्ड में इसमें चिंतन पॉजिटिव आ गया, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया तीसरा। ठीक है, फिर बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय में क्या है? प्राथमिक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है, द्वितीयक कारक है कि बहुत कम भूमिका है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। क्या? बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारण है, क्योंकि बच्चों के लिए समाज में अपना परिवार पहला कारक है। ठीक है, पहला परिवार, फिर द्वितीय समाजीकरण के बाद फिर विद्यालय आ जाता है। फिर है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लिव वाइगोत्स्की। तो यह कहा है किसने? बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये कहा है हमारी किसने? जीन पियाजे जी। किसने? जीन पियाजे जी का कहना है ये। फिर विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो राइट आंसर है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मिल गया हमें, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो राइट है, होती हैं बहुत सी विविधताएं। फिर है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मूल प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो राइट हमारा आंसर यही है कि प्रमाण चिन्ह है ना, जो मुख्य प्रमाण चिन्ह, वो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। राइट, मूर्त ही है, संकेत को मूर्ति के रूप में आती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में, तो जिन ने पहले पेपर लगाए हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा
होगा और वो अभी लगा रहे होंगे, और आप डेली हर पेपर लगाओगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा और आपको समझ भी आएगा। आप एक छोड़ के एक लगाओगे तो नहीं आएगा, और थोड़ा सा लगाओगे फिर छोड़ दोगे तो इससे नहीं आएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। राइट, हमारा आंसर ये मिल गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, अनुक्रमणीय सोच की जरूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ मिल गया आंसर। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संख्या में। ठीक है, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस व्यवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखते हैं, यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास, सार्वभौमिक और नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, दंड और आज्ञापालन अभिन्यास, सामाजिक क्रम और व्यवस्था अभिन्यास। तो राइट आंसर है हमारा कौन? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। ठीक है, फिर है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा है देखते हैं। मैं केवल मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बार पढ़ा चुकी हूँ, कितनी बार बता दिया, तो केवल आ गया नेगेटिव में। अनियमित असमर्थ होता है, ये भी नेगेटिव में। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, ये भी गलत है। तुम्हारा सही कौन सा हो जाएगा? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। राइट, बहुत प्रकार का होता है विकास। एक जैसा है क्या? किसी को देखा कि जैसा वो है वैसा वो नहीं है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का जल्दी विकास हो जाता है, किसी का लेट विकास होता है। तो मिश्रित है, बहुस्तरीय है बाल्यावस्था में विकास। ठीक है, फिर है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, एवं वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। फिर है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें सब पॉजिटिव दिया गया, तो यही है, सहायता से बच्चे उपार्जित कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सी सही है। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होते हैं। फिर बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, गलत है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, तो ये सब नेगेटिव है। राइट हमारा बी आ जाएगा, बी सही आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? देखते हैं, बुद्धि का प्रकार, अंत स्थिति अनुपालन और संभावना। सही है। भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक खिलाड़ी, शारीरिक गति संवेदना एवं खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरा व्यक्तित्व विक्रेता। तो ये नहीं मिल रहा, सी डी यानी बी मिल रहा है हमारा, शारीरिक गति संवेदना यानी खिलाड़ी, बी मिल रहा है, बी राइट आंसर है। फिर लिबाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा का गलत, चरणों में नहीं होता है। लिबाइगोस्की के अनुसार स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी नहीं है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो हमारा राइट आंसर है इसमें कौन सा?
कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, भाषा ही है उनके अनुसार पहली इम्पोर्टेंट। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड, ये नेगेटिव आ गया, पुरस्कार दंड, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करना। राइट, हमारा ये है कि अध्यापक को लचीला होना चाहिए एवं व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। इनमें कोई नेगेटिव ही होगा, केवल नेगेटिव आ गया। फिर इसमें क्षमता के आधार वर्गीकृत आ गया, तो नेगेटिव यानी हमारा वही सही है दूसरा। फिर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर, जीन पियाजे। तो राइट आंसर है हमारा सांस्कृतिक उपकरण लेव वाइगोत्स्की के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर कक्षा में सभी लोगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। देखते हैं प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना। राइट, कोई भी क्रियाकलाप के अनुसार मिश्रित लिंग समूह बना रहा है पर उनके अनुसार विचार विमर्श करके उस चीज़ को प्रोत्साहन करना, तभी आपकी प्रभावशाली पद्धति बन सकती है। ना कि अंतर करना, उपेक्षा करना, ना कि भूमिकाओं को प्रबल करना। तो हमारा राइट आंसर बी है। इसका कौन सा? बी हमारा राइट आंसर है। फिर अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। तो राइट आंसर है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन में समझना चाहिए। किसमें? एक गुण और साधन में समझना चाहिए, यानी सी हमारा सही आंसर है। फिर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो देखते हैं प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बच्चों को आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जाता है। तो प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, गलत। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट उन्हें उपदेश दो कि इससे हल कर लो, नहीं। रटने पर आधारित, गलत, रटना आ गया इसमें। फिर इसको देखते हैं, वे प्रश्न देखकर जिनमें अभिमुखी चिंतन आवश्यकता है, प्रश्न देकर, ये भी गलत आ गया। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, राइट, हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट है। फिर पठन बेफल बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। उनकी जटिल और उच्च स्तरीय, एक गलत हो गया। फिर है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पठन वैफल्य जान सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो पहला ही आंसर हमारा राइट है। फिर आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। राइट, बी हमारा राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। राइट, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा को लेकर क्वेश्चन आता ही है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट आ गया, यानी नेगेटिव। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। राइट, इंक्लूसिव शिक्षा यहाँ दिखाई दे गई, समान शिक्षा पाने का अधिकार यानी समावेशी शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर तो यही है। फिर देखते हैं, पर यही है हमारा राइट। इसमें पृथक यानी पृथक आ गया, तो नेगेटिव बैड आ गया। फिर इसमें क्या आ गया कि सीमा अक्षमा, यानी बच्चों को अक्षमा की आवश्यकता पर, यानी ये नेगेटिव में आ गया। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन आज होते हैं पूरे, पेडागोजी के 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे। तो इस प्रकार से डेली क्लासेस ली जा रही हैं, तो इस चैनल पर देख सकते हो जाकर, और सभी लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो देखिए, एक एक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो।